Hey you all, how are you? Welcome back to the Son of Debates. And today in this video, we are doing Try the Pick of MCQs from part 2, and this is chapter 1. So there are 30 MCQs which I have shared through a Google form in the Telegram link, and you all have attempted it very well. So let's see what are the questions and what their answers are. Let's get started. What emotion dominates the narrator's state in the novel? कौन सा इमोशन जो है वो नरेटर का मीन्स माया का, जब भी नरेटर की बात होगी इस नॉवल में वो माया है. स्टेट इन द नॉवल, नरेटर जो है वो स्टेट करती है माया का इमोशन कौन सा इस पूरे एपिसोड में जो है वो डोमिनेट करता है सबसे ज्यादा है, तो वो क्या है? देयर आर फोर ऑप्शन: जॉय, ग्रीफ, एंगर, एक्साइटमेंट. तो ऑब्वियसली यहाँ पर माया जो है वो ग्रीफ है ना. ग्रीफ क्यों? आप शुरू से देखेंगे कि माया जो है वो बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई है ना. किस वजह से? आपने देखा होगा उसका जो पेट डॉग है उसकी डेथ हो गई थी. और जो ग्रीफ है ये रिफ्लेक्ट करता है उसका इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल अनरेस्ट. उसका माइंड जो है वो इन दो चीजों को लेके इमोशनल और साइकोलॉजिकली अनरेस्ट है. शी इज अनहैप्पी है ना. और वो जो दुख है वो सिर्फ डॉग का ही नहीं है, बट कि उसकी लाइफ का जो अकेलापन है, उसकी इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन है, डिससेटिस्फैक्शन इन हर लाइफ एंड बेसिकली इन हर मैरिज विद हर हस्बैंड. तो इन सब की वजह से ग्रीफ मीन्स दुख जो है वो पूरा का पूरा इस नॉवल में डोमिनेट करता है. What prevents माया from crying freely? कौन सी चीज है जो माया को फ्रीली रोने से रोकती है? A lack of time, physical illness, and undefined emotional restraint, other people watching. लैक ऑफ टाइम, उसके पास रोने का टाइम नहीं है, उसके फिजिकली वो फिट नहीं है या बीमार है, इस वजह से वो नहीं फ्रीली रो सकती है. अदर पीपल वॉचिंग, दूसरे लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है. द आंसर इज एन अनडिफाइंड इमोशनल रिस्ट्रेंट. माया हमेशा चाहती थी कि वो रो रो पाए है ना, और वो अपने आप को इमोशनली ब्लॉक्ड फील करती थी है ना. उसकी लाइफ में कुछ भी क्लियर ऐसा कुछ नहीं था जो कि उसको रोक रहा था इन सब चीजों के लिए. इट इज एन इंटरनल साइकोलॉजिकल बैरियर है ना, जो मन ही मन में है ना. एक तरह का दबाव, एक रिप्रेशन, आप जिस वर्ड को यूज करेंगे, या फिर कंफ्यूजन अबाउट हर ओन फीलिंग, कि मैं खुश हूँ कि दुखी हूँ, या मेरी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. दिस ऑलवेज गोज लाइक दिस, एन अनडिफाइंड इमोशनल हिस्ट्री. अनडिफाइंड जो कि क्लियर नहीं है ना. ये चीज माया को फ्रीली रोने से या ट्राई करने से, आप कह सकते हो कि अपने बारे में सोचने से या परेशान होने से उसको रोकती है. लाइक शी इज कंफ्यूज इन दिस. व्हाट इफेक्ट्स डज माया होप क्राइंग विल हैव? उसको माया को क्या चीज ऐसा लगता है कि क्राइंग से क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा रहेगा उसके लिए? इट विल एंटरटेन हर फैमिली, इट हेल्प हर फॉल asleep, और heal and calm her, get attention. So what will, how will it work? So it is entertain her family, help her fall asleep. उसको उनकी फैमिली, उसकी फैमिली को एंटरटेन करेगा, उसको सोने में हेल्प करेगा, या फिर उसको हील और काम करेगा, या फिर गेट अटेंशन. तो क्या चीज है जो माया को रोने से फायदा मिलेगा? वो है हील एंड काम हर. माया को ऐसा लगता है कि रोने से उसको इमोशनल रिलीफ मिलेगा. उसको ऐसा लगता है कि ये एक तरीका है जिससे वो अपने दर्द को एक्सप्रेस कर सकती है, लोगों को बता सकती है, किसी को भी बता सकती है बेसिकली. अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है ना. तो उसको ऐसा लगता है कि इससे उसका सेंस ऑफ बैलेंस जो है वो रिस्टोर हो जाएगा, इनर बैलेंस, यानी रोने से उसको अच्छा फील होगा बस. व्हाट इज माया इनिशियली मॉर्निंग फॉर? शुरू शुरू में वो किस चीज के लिए दुख मना रही थी? हर फादर्स डेथ, हर ब्रोकन मैरिज, द डेथ ऑफ हर पेट, और अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. सो द करेक्ट आंसर इज द डेथ ऑफ अ पेट है ना. तो माया शुरू में किस बात के लिए दुख मनाती है, मॉर्निंग करती है? तो यहाँ पे उसके पेट की डेथ हो जाती है. तो आप ये नॉवल स्टार्ट करते हो तब आप देखते हो. व्हाट डज माया रियलाइज अबाउट द सोर्स ऑफ हर सॉरो? उसके दुख का कारण क्या है, ये उसको क्या लगता है? इट इज समथिंग डीपर एंड अनडिफाइंड है ना. कि उसका जो दुख का कारण है वो सिर्फ उसका पेट की डेथ नहीं है, ना ही उसका हस्बैंड है, और ना ही ये उसकी बचपन की बात है. इट्स अ मिक्सअप ऑफ एवरीथिंग. तो इट इज समथिंग डीपर एंड अनडिफाइंड. जब हम स्टोरी शुरू करते हैं तो वो दुखी होती है अपने डॉग की डेथ पे. फिर उसको रियलाइज होता है कि उसका जो ग्रीफ है, उसका जो दर्द है, वो किसी और चीज से उलझा हुआ है. उसका इमोशनल आइसोलेशन, अकेला होना, उसकी डिजायर्स का अनफुलफिल होना, या फिर उसकी जो डेस्टिनी का फियर है जो कि उसकी प्रोफेसी से, उसकी बचपन की प्रोफेसी से रिलेटेड है, मे बी वो हो सकता है. तो इस तरह से माया का जो दर्द क्या है, उसका दुख का कारण क्या है, वो खुद उसको नहीं पता. इट इज समथिंग डीपर एंड अनडिफाइंड. इन सभी का एक मतलब है. वॉट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द माया, द समथिंग दैट माया सेंस? समथिंग जो वर्ड है ये इस नॉवल में से एक्सट्रैक्ट किया गया है. व्हाट वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स? तो समथिंग यहाँ पर किस चीज के लिए किया गया है? इट इज शेडोई. क्या है शेडोई? आप ये जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा. माया बताती है कि इट इज एन अनक्लियर लर्किंग फीलिंग ऑफ ड्रेड एंड सॉरो है ना. दुख की एक फीलिंग, समथिंग क्या है, कुछ दर्द. इट इज इंटेंगिबल है ना, लाइक अ शैडो, शैडो की तरह है, जो कि मतलब है ना हमारी परछाई की तरह हमारे साथ है, हम जहाँ जाएंगे वो पीछे पीछे जाएगा. तो दुख भी जो है ना इसकी लाइफ में वो शेडो ही है ना. और समथिंग प्रेजेंट बट नॉट क्लियरली अंडरस्टूड. और विजिबल, जो हमारी शेडो होती है, हमारी परछाई होती है, वो हमारे साथ होती है लेकिन क्लियर नहीं होती. आप जैसे बदलोगे वो आपके पीछे पीछे घूमती रहती है ना. यू कैन इमेजिन.
हाउ डज माया डिस्क्राइब हर माइंड्स एबिलिटी टू ग्रैस्प द सॉरो? माया कैसे अपनी माइंड की एबिलिटी को दुख से ये बताती है कि कैसे वो उसको ट्रैक करती है दर्द को? फुली फोकस्ड, शार्प एंड क्लियर, अनेबल टू फोकस ऑन इट, कंप्लीटली डिटैच्ड। तो माया जो है बेसिकली शी इज अनेबल टू फोकस ऑन इट, फोकस ऑन द पेन। हर ग्रीफ इज ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा उसके अंदर दर्द। एंड शी ऑफन फाइंड्स हर माइंड ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग मतलब कभी इधर उसका माइंड जो है वो चलता रहता है। और वो अपने आप को किसी पर्टिकुलर रीजन पर या क्लैरिटी पर सॉल्व करता हुआ नहीं पाती है कि उसको कोई पर्टिकुलर दर्द हो, है ना। इससे उसको क्या दिखाता है, उसके माइंड का जो स्टेट है वो कैसा है, फ्रेगमेंटेड है ना, विचलित है, या आप कह सकते हो। तो उसका जो एक्चुअल रीजन है वो उसको नहीं पता है। शी इज नॉट एबल टू फोकस ऑन द एक्चुअल रीजन ऑफ द पेन। व्हाट स्पेसिफिक मेमोरी डज माया ट्राई टू रिकॉल टू फाइंड कंफर्ट? कौन सी स्पेसिफिक मेमोरी है जो माया कोशिश करती है अपने आप को कंफर्ट करने के लिए? हर वेडिंग डे? नो। अ कन्वर्सेशन विद हर ब्रदर? नो। द डॉग रोलिंग ऑन हिज बैक विद लविंग आईज, और अ वॉक थ्रू द गार्डन? सो दिस इज द डॉग रोलिंग ऑन हिज बैक विद लविंग आईज। माया बार बार रिटर्न करती है अपनी पैट की मेमोरीज पे भी, है ना। द इमेज, क्योंकि यहाँ पे देखो फादर का कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप वैसे भी कंफ्यूज ना करें अपने आप को। तो दूसरी चीज जो है वो अपने कुत्ते के बारे में बार बार सोचती है। विद फ्लावर सॉफ्ट आईज, वो बताती है कि उसकी आंखें जो कैसी है, फ्लावर सॉफ्ट आईज। और ये क्या सिंबलाइज करती है? उसके इमोशंस और अनकंडीशनल लव, उसके पेट डॉग के इमोशंस और अनकंडीशनल लव को बताती है। और जिस जो कि जो चीज वो अपने हस्बैंड में नहीं पाती। तो बेसिकली वो अपना कंफर्ट कहाँ फील करती है? अपने रोलिंग डॉग से, यानी कि वो जो है उसकी जो मेमोरीज है वो उसको अच्छी लगती है। विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज इज इन फ्लावर सॉफ्ट आइज? अभी भी हमने पढ़ा फ्लावर सॉफ्ट आइज, ये उस डॉग के बारे में है। तो फ्लावर जैसी सॉफ्ट आइज, कौन सी लिटरेरी डिवाइस हुई यहाँ पे? सिमिली, अलिटरेशन, मेटाफर और ऑनोमेटोपी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा है कि अलिट्रेशन का यूज हुआ है इसमें, और मेटाफर भी। दिस दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, सो विल रिसर्च ओवर इट। इधर इट इज फ्लावर्स ऑफ टाइज, फ्लावर जैसी, तो आप इसको मेटाफर बोल सकते हैं। बट बिकॉज देर इज अ रिपीटेशन ऑफ साउंड एफ एंड एस, फ्लावर सॉफ्ट आइज, so alliteration is also there. So let me clear this after just judging over it. Just a minute. So I would definitely go for the metaphor because it says flower जैसी soft eyes, so something which is like समझ लो यहाँ पे फ्लावर को आई से कंपेयर किया गया है ना, इन एन इनडायरेक्ट वे। तो मेटाफोर आई वुड प्रेफर। नेक्स्ट, द नॉवल मे बेस्ट बी कैटेगराइज अंडर विच लिटरेरी जेनर? ये जो नॉवल है वो आप किस लिटरेरी जेनर के अंदर कैटेगराइज करोगे? तो इट इज मैजिकल रियलिज्म, साइकोलॉजिकल फिक्शन, हिस्टोरिकल फिक्शन और साइंस फिक्शन। तो बेसिकली फिक्शन तो ये है बिकॉज फिक्शन इज समथिंग लाइक अनरियल स्टोरी, तो इट इज अ साइकोलॉजिकल फिक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माया की पूरी साइकोलॉजिकल जो उसका जो इनर माइंड है उसको एक्सप्लोर किया गया। मायाज नीड टू क्राई बट इनएबिलिटी टू डू सो सजेस्ट, माया जो रोना चाहती है पर रो नहीं पाती है, वो अपने आप को दबा लेती है। उस चीज के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? तो हमने बार बार यूज किया एक ही वर्ड, दैट इज रिप्रेशन, है ना। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दर्द होने के बाद भी अपने आप को रोने से बचा लेना, है ना। वो अपने दिमाग से उसको अपनी फीलिंग्स को रोक रही है, दबा रही है। ये उसके अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, और जो ट्रॉमा है उसको बताता है, वो उसको रिप्रेस कर देती है। तो रिप्रेशन इट इज। विच डिवाइस बेस्ट डिस्क्राइब्स टेयर्स स्विमिंग इन माई आईज? चलो ये बताओ, आंखों से आंसू बह रहे हैं, टेयर्स स्विमिंग। तो स्विमिंग, टेयर एक ऐसी चीज है जिसको हम मतलब नॉन लिविंग थिंग को लिविंग चीज का काम करवा रहे हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज द स्ट्रेंज हॉरर द नरेटर रेफर्स टू? कौन सी चीज है जो कि स्ट्रेंज है? स्ट्रेंज हॉरर है जिसके बारे में माया बताती है उसके हस्बैंड की इलनेस, अ वैग अनडिफाइंड ड्रीम, अ नाइटमेयर, द गोस्ट ऑफ अ पैट। सो बेसिकली अ वैग एंड अनडिफाइंड ड्रेड, द पेन, द sorrow which is undefined. What does the Maya's reaction to Gautama's pillow symbolize? गौतमा के पिलो को लेके माया का जो रिएक्शन है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? इट इज हिज इमोशनल अनअवेलेबिलिटी, यानी किसका? गौतम का इमोशनली अनअवेलेबल होना। ये माया का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स गौतम का पिलो, ये सिंबलाइज करता है। अ, वो अपने हस्बैंड के पिलो को क्लेम करती है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर हिज इमोशनल प्रेजेंस, एंड her desire to find warmth and connection with the pillow, है ना। It shows the cold Gotham, है ना, the distant and cold Gotham, like जो कि detached है and all, है ना। तो वो पिलो जो है उसको वो सिंबलाइज कर। व्हाट सिंबॉलिक गिफ्ट डज गौतम गिव टू माया? गौतम माया को कौन सा गिफ्ट देता है? एक ओपल रिंग देता है ना, विच कैरीज सिंबॉलिक मीनिंग। क्या? ओपल्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद इनस्टेबिलिटी, ओपल जो होता है वो इनस्टेबिलिटी से और मिसफॉर्च्यून से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और सेम वे इसकी लाइफ में जो प्रोफेसी है
वो भी एक सिमिलर चीजें रखती है, तो इस वजह से एक सिंबलिक, जानबूझ के नहीं बट कनेक्ट किया गया है। हाउ डज माया इंटरप्रेट गौतमा's gesture of giving her the ring? माया कैसे गौतमा के जेस्चर को इंटरप्रेट करती है? एज सुपरफिशियल एंड डिटैच्ड, ऑल्दो द जेस्चर में सीम काइंड, बट वो इमोशनली उसको एम्प्टी फील करती है, कि मतलब उससे उसको कोई कनेक्शन फील नहीं होता, और वो उसको एक वो उसको लगता है कि ये एक ऐसे ही दिया है ना, ऐसे ही दे दिया बिना किसी मतलब के, ठीक है, बट स्टिल इट हैज एन इमोशनल डिस्कनेक्शन। ओके, सो सुपरफिशियल एंड डिटैच समझती है वो उसको। व्हाट की थीम इज रिवील्ड थ्रू गौतमा's कोल्डनेस एंड डिस्टेंस? गौतम की जो कोल्डनेस और डिस्टेंस है, उसमें कौन सी की थीम यूज की गई है? मैरिटल अलाइनेशन एंड इमोशनल नेगलेक्ट, है ना, ये एक सेंट्रल थीम है नोवेल की, बिकॉज माया और गौतम के बीच में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, दे आर डिस्टेंट, एंड फिलोसफिकल डिटैचमेंट भी है ना, उसकी वजह से माया का जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है वो पूरे नॉवल में हाईलाइट है। द रिपीटेशन ऑफ हिज कोल्डनेस एम्फसाइज, उसका कोल्डनेस वर्ड का बार बार आना क्या बताता है? ये बताता है हर ग्रोइंग रीसेंटमेंट एंड आइसोलेशन। माया बार बार गौतम की कोल्डनेस को, उसके डिस्टेंट नेचर को, उसके डिटैचमेंट को बताती है, जो ये बताता है कि माया का जो फ्रस्ट्रेशन है, लोनलीनेस है, या फिर इमोशनल कनेक्शन का जो नीड है वो बढ़ती जा रही है ना, इसलिए वो बार बार उसी बात को रिपीट की जा रही है, और उससे वो अपने अंदर का जो इनर अलाइनेशन है ना, वो प्रेजेंट कर। ओके, विच फिगर इज रेफरेंस्ड इन द मेडिटेटर बीनीथ द साल ट्री? मेडिटेटर, है ना, तो कौन सा फिगर जो है वो साल ट्री के नीचे मेडिटेट करता है वो बताया गया है? तो साल ट्री जो है ना वो ट्रेडिशनली गौतम बुद्धा से के एनलाइटमेंट एंड डेथ से कनेक्टेड है, तो ये रेफरेंसेस जो है वो गौतम को एक सिंबॉलिक फ्रेमवर्क में डालता है, जो कि डिटैचमेंट और मेडिटेशन को बताता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे गौतम बुद्धा का है। द फ्रेज स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड रोज एंड प्लंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड रोज एंड प्लंग, किस चीज का है यहाँ पे? यहाँ पे एक्चुअल ब्लड नहीं है, स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड ये है इमोशनल, इमोशनल टर्मोइल एंड साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसके बारे में यूज किया गया है, सो इट्स ए मेटाफोर, है ना। माया के इनर पैशन उसकी एंजाइटी को बताता है। स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड रोज एंड प्लंग इज अबाउट द थॉट्स, द, है ना, द टेंशन, है ना, एंजाइटी, ये सब। व्हाट लिटरेरी टेक्निक डोमिनेट्स द नॉवल? कौन सी लिटरेरी टेक्निक जो है वो डोमिनेट करती है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मैंने आपको बताया था कि पूरी स्टोरी में माया का जो इनर थॉट है, उसके इमोशंस, उसकी मेमोरीज, है ना, ये सारी की सारी जो है वो स्ट्रीम कॉन्शियसनेस को बताती है, और ये जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है वो इंसान के अंदर के थॉट्स को बताती है ना, और रियलिटी में लेके आती है। द इमेजरी ऑफ द लिक्विड मिरर एंड वैनिशिंग ऑब्जेक्ट हाईलाइट्स, लिक्विड मिरर एंड वैनिशिंग ऑब्जेक्ट की जो दी गई है यहाँ पे इमेजरी, वो क्या बताती है? अ मेंटल ब्रेकडाउन एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, तो ये सिंबलाइज करता है माया की मेंटल ब्रेकडाउन को और उसकी फ्रेगमेंटेशन को, है ना। जो वैनिशिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके साइकोलॉजिकल कोलैप्स को बताता है, उसका मेंटली डिस्टर्बेंस को बताता है। हाउ डज माया अटेम्प्ट टू रिलीज हर इमोशनल पेन इन द नॉवल? वो कैसे अपने इमोशनल पेन को रिलीज करने की कोशिश करती है? बाय वायलेंटली बीटिंग द पिलो। इफ यू रिमेंबर, वो क्या करती है? अपने चाइल्डहुड बिहेवियर की तरफ जाती है और पिलो बीटिंग करती है, जिससे कि वो अपने सप्रेस्ड जो उसके इमोशंस दबा गए हैं उनको वो बता सके। तो ये एक तरह से सिंबल है किस चीज का? डेस्परेशन का, और अपने दर्द को किसी से बांट नहीं पाने का सिंबल है, कि वो उड़ जाती है और मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होकर वो अपना पिलो जो है उसको बुरी तरह पीटती है। द एक्ट ऑफ रिकॉलिंग हर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ पिलो बीटिंग सजेस्ट, और ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है रिग्रेशन टू एन अर्लियर कॉपिंग मैकेनिज्म। माया रिग्रेस करती है इमोशनली टू अ चाइल्ड लाइक स्टेट, वो बच्चों की तरह हरकत करती है, और वो रिकनेक्ट करती है अपने अर्लियर पैटर्न को, जब वो बचपन में थी वो कैसे अपने इमोशंस को शांत करती थी, और ये क्या बताता है? उसकी करंट की, प्रेजेंट की जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी है उसको बताता है। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द स्टिलनेस आफ्टर हर इमोशनल आउटबर्स्ट? कैसे माया अपनी जो है स्टिलनेस को बताती है उसके इमोशनल आउटबर्स्ट को? तो व्हाट डज शी डू? शी दिस इज अनबियरेबल, बेयरेबल एंड सफोकेटिंग, उसका जो स्टिलनेस है ना, दैट इज अनबियरेबल, वो उसको सहन नहीं कर पाती है, इसकी वजह से उसका जो इमोशनल सफोकेशन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, उसका दर्द बढ़ जाता है ना, एंड इट गोज थ्रू द एम्प्टीनेस अलाइनेशन। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आप उसके लिए फिक्स कर लो माइंड में। व्हाट डज माया मीन बाय देयर वाज नो सच थिंग एज नेवर ओनली नाउ एंड यस्टरडे? मतलब इस लाइन से क्या मतलब है कि देयर वाज नो सच थिंग एज नेवर, ऐसी कोई चीज नहीं थी आज और कल से, तो इट शोज शी लिव्स इन द प्रेजेंट एंड वांट्स द पास्ट, वो आज में रहती है और कल के बारे में दुख मनाती है। माया का जो परसेप्शन है ना, टाइम को लेके वो बहुत ज्यादा गड़बड़ है यहाँ पे, क्योंकि वो एक पेनफुल पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फिक्स हो गई है, यानी पहले उसके साथ क्या हुआ और उसका, और उससे बेटर जब वो चाइल्डहुड था, दैट वाज अ वेरी हैप्पी पीरियड, तो इन सब के बीच में वो फंस गई है ना, दैट्स व्हाई शी इज सेइंग दिस लाइन, प्रेजेंट एंड वांट्स द पास्ट।
वो प्रेजेंट में रहती है और पास्ट के बारे में दुख मना रही है. What literary device is used in the strange coldness of the heart like an expense of new eyes? इसमें कौन सी लिटरेरी, the strange coldness of the heart, कैसा, like an expense, तो like और as से simile, so easy. Which sound imagery is used in the passage? Sound imagery कहाँ पे यूज की गई है इस नॉवल में? The barking of the dog, the creaking of the doors, the throb of her pulse, the crash of waves. आप यदि ये पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज दी गई है, the throb of her pulse, जो कि उसका ऑडिटरी सेंस को बताता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा सेंस है ना, साउंड इमेजरी या फिर ऑडिटरी सेंस. ठीक है. मायाज अटैचमेंट टू हर डॉग कैन बी सीन. माया का अपने डॉग से अटैचमेंट क्या दिखाता है? अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनफुलफिल्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट. उसका जो अनफुलफिल्ड मैटरनल इंस्टिंक्ट है उसको बताता है. अ, वो अपने डॉग के साथ काफी ज्यादा अटैच थी और डॉग को वो अपने बच्चे की तरह मानती थी, है ना. तो दिस वाज लाइक, इट शोज हर मैटरनल इंस्टिंक्ट, है ना. The last question. The use of flash of light, rise in the garden, sudden laughter creates a sense of. क्या चीज बताता है ये? क्या? It shows a horror film and chaotic memories flooding in. The sensory image. ये सारी जो चीजें हैं, flashes of light, rise in the garden, sudden laughter, ये सब क्या बताता है? माया के साइकोलॉजिकल टर्मोइल को बताता है एंड द कंफ्यूजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट को बताता है. ठीक है. मेमोरीज फ्लडिंग इन. इट कैप्चर्स हाउ हर थॉट्स एंड मेमोरीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर मतलब ओवरलैप हो गई. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल दीज 30 क्वेश्चंस. लिटिल बिट टफ आई वुड से, एंड विदाउट गोइंग थ्रू द टेक्स्ट यू कैन नॉट डू दिस, बट आई होप इनमें से कुछ भी क्वेश्चन या कुछ समझ में आता है आपको, इट विल definitely help you in your exams. So thank you so much for watching this video. See you in the next. And whoever have not attended it yet, you can go through the link provided in the Telegram link and attend and get the answers, like how many are correct. And for the future test links also, you can join the Telegram link. So thank you so much. Goodbye.